गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है विश्वकर्मा जयंती। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को ग्रीट किया है। तो इनके बारे में देखते हैं हम, विश्वकर्मा कौन थे। ठीक है, तो ये हिंदू गॉड एक विश्वकर्मा है जिनको कहा जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड को क्रिएट किया है। जो लॉर्ड ब्रह्मा है उनके सन माना जाता है इन्हें, और इन्होंने ही जो है होली सिटी ऑफ द्वारका को भी क्रिएट किया था। और माया सभा जो पांडव के टाइम पर थी उसको भी इन्होंने जो है क्रिएट इन्होंने ही किया था। इनको हम डिवाइन कारपेंटर भी कहते हैं और स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि इन्होंने अपने आप को खुद को भी बनाया है। और हर साल सितंबर या अक्टूबर का, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सितंबर या अक्टूबर का जो मंथ होता है, जब सन जो है वो लियो राशि को छोड़कर कन्या राशि के अंदर जो वो एंटर करता है, और उस दिन जो है उस हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। तो इसलिए उसको हम कन्या संक्रांति दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट डे ऑफ भद्र मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू सोलर कैलेंडर के हिसाब से, उसमें जो है इसको मनाया जाता है भद्र संक्रांति भी, इसलिए इसको कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स या स्किल्ड लेबर्स, मैकेनिक्स, जो भी ये फैक्ट्री वर्कर्स जो काम करते हैं, जो आपके जो वोकेशनल वर्कर्स हैं, ये सब जो है इस डे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन ये कोई काम नहीं करते हैं, उस दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सी स्टेट्स में इसको बहुत जो है अच्छे तरीके से जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये स्टेट्स जो है, इवन नेपाल में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Vishwakarma Jayanti. So PM Modi has recently greeted people on the occasion of Bhagwan Vishwakarma Jayanti. So Vishwakarma Jayanti is celebrated to mark the birth of Hindu god Vishwakarma, who is also believed to be the creator of the world. He is the son of Lord Brahma, and this Vishwakarma also created the holy city of Dwarka and as well as the Maya Sabha of Pandavas. He is called the divine carpenter, and also known as Swayambhu in Hindi language, and I'm sorry, in Sanskrit language. And why he is called Swayambhu? Because he has created himself as per the belief of Hindus. So that's why he is called self-existent, or Swayambhu. Every year in the month of September or October, when the sun leaves the Leo Rashi and enters the Virgo zodiac sign, this Kanya Sankranti Divas or the Vishwakarma Jayanti is celebrated. Okay, so generally it falls on in the Bhadra month of Hindu solar calendar, and the last day of this month is celebrated as Bhadra Sankranti or the Vishwakarma Jayanti. On this very day, the architects, engineers, as well as skilled laborers like mechanics, factory workers, etc., they celebrate it, and they do not do any professional work, and they worship their tools. They don't perform any work on this very day. And apart from various states in India, this is also celebrated in Nepal. Okay, so now let us see the next topic, which is exercise Surya Kiran. तो 15th एडिशन जो है इंडिया नेपाल की जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, वो अब पिथौरागढ़ उत्तराखंड में उसको जो है कंडक्ट किया जाएगा। अब 2011 में शुरू हुई थी, तो आपको लग रहा होगा कि 2011 में शुरू हुई है तो 15th एडिशन कैसे हो सकता है, और ऊपर से एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो कुछ शुरू के ईयर्स में ये साल में 2 बार भी हुई है, तो सूर्य किरण 1, सूर्य किरण 2 ऐसे करके जो है वो 2 बार भी हुई है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2011 में स्टार्ट हो गए, 15वां एडिशन कैसे हो सकता है। ठीक है, सो ये 15th एडिशन है 2021 में। ठीक है, और लास्ट एडिशन जो है वो 2019 में हुआ था, 2020 में नहीं हुआ है। इसका जो है वो बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं हुई है। इस बार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और एक दूसरे की इक्विपमेंट से फेमिलियरिटी बढ़ाना, ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, इन सब के ऊपर ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक है, अब इंडिया और नेपाल के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। ठीक है, सिंस 1950, अब जिनको नहीं पता तो उनके लिए बहुत है एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी कि इंडिया और नेपाल एक दूसरे के आर्मी चीफ को एक ऑनररी रैंक ऑफ जनरल देते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो नेपाल आर्मी में एक ऑनररी रैंक पे हैं, मतलब वो नेपाल आर्मी के भी जनरल हैं। ठीक है, सिमिलरली नेपाल आर्मी के जो चीफ हैं वो उनको इंडिया ने दिया हुआ ऐसा टैग,
मतलब ऑनररी एक रैंक दिया हुआ है जनरल का, ठीक है। तो एक दूसरे को रैंक देने का काम जो है वो 1950 से इंडिया और नेपाल के बीच में किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट्स का तो आपको पता ही है, इंडियन आर्मी में वो सर्व करते हैं। ऑलमोस्ट 32,000 गोरखा सोल्जर्स जो है वो नेपाल से के जो है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। तो इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर एक डिफेंस विंग भी चलाता है, जिसमें क्या होता है कि जो गोरखा सोल्जर्स जो सर्व करके गए हैं इंडिया में, वो रिटायर होकर वापस चले गए हैं, तो उनकी मिलिट्री पेंशन का काम देखना, उनकी जो है वेटरन्स की जो भी है आपकी वेलफेयर प्रोग्राम्स देखना, ये सारा काम जो है वो डिफेंस विंग ऑफ इंडियन एम्बेसी जो है काठमांडू की, वो ये सब देखती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Exercise Surya Kiran. So recently 15th edition of Indo-Nepal joint military training has been decided to be conducted at Pithoragarh in Uttarakhand, and it is a bilateral annual military exercise which started in 2011. So don't get confused that how could it be 15th edition if it started in 2011 and it is an annual military exercise. Just remember that between some years this exercise was conducted twice, or that is biennial and biannual. So in some years two exercises were conducted, and like in 2020 there was no such exercise because of the pandemic. The last exercise was conducted in 2019 in Nepal, and after that this 2021 15th edition is being conducted at Pithoragarh. So in this particular edition of exercise, counterinsurgency operations and several other tactical as well as operational exercises will be conducted, like, and even humanitarian assistance, disaster relief, high altitude warfare, jungle warfare, etc. Everything will be done together during this particular Surya Kiran exercise. So India Nepal defense relations are not new. It did not start, of course, in 2011, because they date back to even pre-British era, and India and Nepal have been awarding each other's army chief with the honorary rank of general since 1950. Like I've told you, like the Indian army chief will be getting the honorary rank of Nepal army chief, or a general of Nepal army. Similarly, the same is being accorded to Nepal army chief in Indian army, the honorary rank of general. And because we have this arrangement of Gorkha regiment serving in the Indian army, who are recruited from the hill districts of Nepal, 32,000 Gorkha soldiers generally from Nepal are serving in Indian army at a time. And because of their concerns, once they retire, they go back to their home to address all their concerns, their pension, their welfare, etc. A military pension branch, 2 pension paying offices, 22 district soldier boards in Nepal, which function under the defense wing of the Indian embassy in Kathmandu, are also operated. Okay, so it is being done to ensure that we take care of these Gorkha regiment soldiers who have served in the Indian army, and that's why this arrangement has been going on for years now. So now let us see the next topic, which is crime in India. तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के हिसाब से 28% का इंक्रीज हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस में 2020 के साल में, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2019। अभी रिपोर्ट कहती है कि 21 फोल्ड जंप हुआ है केसेस ऑफ डिसोबीडियंस। ये डिसोबीडियंस के कौन से केसेस हैं? जो जैसे कोरोना के टाइम पर कर्फ्यू की वायोलेशन हुई है, लॉकडाउन की वायोलेशन हुई है, तो उसमें एक तरह से जो पब्लिक सर्वेंट ने अगर कुछ कहा है, कोई ऑर्डर इशू किया, उसका डिसोबीडियंस के ऊपर जो केस दर्ज किया जाता है, उसमें 21 गुना का जंप देखने को मिला। ऑफ कोर्स होना ही था वो, तो ठीक है, आपको पता ही है, पहले तो कभी कर्फ्यू ऐसा लगता ही नहीं था, पहले तो ऐसा कभी लॉकडाउन लगता नहीं था, अब इतना लगा लंबा लॉकडाउन, तो ऑफ कोर्स लोगों ने वायलेट भी किया। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में 21 फोल्ड जंप जो है वो देखने को मिला ही है, ठीक है। फिर जो है 4 टाइम्स जो है हमको देखने को मिला है इंक्रीज स्टेट के लोकल लॉज को तोड़ने पर भी, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये भी इसी वजह से हो रहा है, पैंडमिक के टाइम पर जो स्टेट के लोकल लॉज थे उसको भी लोगों ने तोड़ा है, तो इसमें भी जो है 4 गुना जो है वो केस हमको ज़्यादा देखने को मिले हैं। फिर जो क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है 9.4% का, ठीक है। फिर पर लैक पॉपुलेशन में भी 385.5 से लेके 487.8 आज के आसपास की फिगर देखने को मिली है। मतलब हर लाख लोगों पर ऑलमोस्ट 488
क्रिमिनल्स हमने जो है वो क्राइम रेट जो है हमको देखने को मिल रहा है 2020 में। तो इसका इंक्रीज देखने को मिला है, तो मतलब क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है। फिर केसेस ऑफ विमेन, केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, थेफ्ट, बर्गलरी, अब ये सब जो है इनकी रिपोर्टाज जो है वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। तो क्योंकि जब ये कंप्लीट लॉकडाउन फेज में थे तो ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ केस कैसे हो सकता था, ठीक है, क्राइम जरूर हुए होंगे बट रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस जो है वो उस टाइम पर देखने को नहीं मिले, ठीक है। फिर मर्डर में भी जो है वो एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है हमें, मर्डर केसेस में भी 1% का इंक्रीज। अब ये एनसीआरबी जो है वो रिपोर्ट्स निकालता है क्राइम से रिलेटेड इंडिया में। तो एनसीआरबी है क्या? इसको 1986 में जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था ताकि एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बनाई जा सके क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर। तो नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए की टास्क फोर्स, एमएचए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स, दोनों के सजेशन था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी रख सके। फिर एनसीआरबी को डेवलप किया गया। एनसीआरबी ने ही डेवलप जो है वो आगे इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स को जो डेवलप किया। फिर उसके बाद क्राइम CCIS जो है, क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो है ये भी एनसीआरबी ने डेवलप किया। फिर जो एक मॉडर्न हमारा प्रोजेक्ट है 2009 का प्रोजेक्ट है CCTNS में क्या है कि 15,000 पुलिस स्टेशन और हायर ऑफिस जो है कंट्री में, उन सबको इंटरकनेक्ट किया गया है ताकि जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्रिमिनल्स के ऊपर और क्राइम के ऊपर जो है वो अवेलेबल हो सके एक ऑनलाइन फॉर्मेट में। सारे जो है हमें पता लग सके कि कौन सा क्रिमिनल किस साइड से है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, ताकि अच्छी तरह से पुलिसिंग हो सके, ठीक है। तो ये काम भी जो है एनसीआरबी ने ही किया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, क्राइम इन इंडिया। सो रिसेंटली a report of NCRB regarding the registration of cases in 2020 has been released, and it is saying that there has been a 28% increase in the registration of cases in 2020 as compared to 2019. So what does it mean? So it means there are several realms which we have to address regarding this report. The first one is there has been a 21-fold jump in the recording of cases of disobedience. So what happened before this corona pandemic? There was no such situation, there was no such widespread situation of curfews or lockdowns. So there was no such instance when public servants issued such orders and people violated them. But during lockdown there was almost pan India lockdown or pan India curfew, and public servants had issued orders that if in case someone violates the curfew or the guidelines, they will be tried under the section 188 of the IPC. So it is basically an order issued by a public servant, but people were violating that, people were violating these orders. So therefore it was obvious that there will be an increase in the cases of in registration of cases against people who were willfully disobeying the orders of the public servants. Okay, and similarly there has been a 4 times increase in cases where people were found to be violating other state local laws. All this is happening in 2020 because of pandemic induced lockdown. So there is another disturbing trend that crimes against scheduled castes have also shown an increase of 9.4%, which is a disturbing trend. We have to rectify it, we have to increase it, we have to look towards it. Okay, similarly an important fact for you to remember is that crime rate registered per lakh population has also increased from 385 to 488 in 2020. So in per lakh population there are almost 488 criminals in our society, okay, as per the figures of 2020. Similarly during the lockdown, because people were in lockdown, they had no access to the police department. So we saw that registration of crime cases in related to crime against women, children, senior citizens, etc., they declined. Okay, and there was also a marginal increase of 1% in cases related to murder. Okay, so this NCRB was set up in 1986 to function as a repository of information on crime and criminals.
Uh, there were several recommendations. The first one being done by National Police Commission in 1977 and 1981, and even the Ministry of Home Affairs Task Force also suggested that there should be a coherent body like NCRB, which can act as a repository of information on crime and criminals. So NCRB was developed, and NCRB further developed efficient policing systems like the integrated investigation forms, crime and criminal information system during in its initial years, and the most important one being the NCRB has been instrumental in setting up this CCTNS, which has linked 15,000 plus police stations in the country and 6,000 higher officers of the police in the country. So it is has basically created a repository of information related to criminals and crimes which are happening in the country, so that the central government or law enforcement agencies or even some state governments can get access to the information regarding this crime and criminals. Okay, so now let us see the next topic, which is National Cadet Corps. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी अंडर बैजयंत पांडा जी के. ठीक है, तो ये आपको याद होगा ओडिशा के एक एमपी होते थे पहले, अभी इस बार इलेक्शन नहीं जीते हैं, बट बहुत ही वेल एजुकेटेड एक एमपी हैं. ठीक है, बैजयंत पांडा जी, इनके चेयरमैनशिप के अंदर जो है इस कमेटी को बनाया गया है ताकि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लिया जा सके. अब इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्यों बनाई है कमेटी को? ये देखने के लिए कि एनसीसी कैडेट्स को कैसे एम्पावर किया जा सकता है ताकि वो नेशनल बिल्डिंग और नेशनल डेवलपमेंट की तरफ और ज़्यादा काम कर सकें, और जो पुराने एल्यूमनाई हैं बेसिकली एनसीसी के, उनसे जो है सजेशन लेना, उनके साथ एंगेज करना कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा जो है वो बना सकते हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लाके एनसीसी को और अच्छा बना सकते हैं. ये काम भी जो है ये कमेटी ही करेगी. ठीक है, और उसके हिसाब से सजेशंस देगी कि ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स में. ठीक है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है क्या? ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो है वो यूनिट्स शामिल होते हैं. ठीक है, अब इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन. एक स्पेशल एक एक्ट बनाया गया था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948, उसके बेसिस पर ही एनसीसी को बनाया गया है. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा यूथ है, जो हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का यूथ है, उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अब जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि एक तरह से नेशनहुड और जो है नेशनल डेवलपमेंट की जो एक भावना है उनके अंदर जगाई जा सके. ठीक है, अब इनको ट्रेनिंग इसकी दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी उनको मिलिट्री सर्विस के लिए भी बुलाया जा सकता है. नो, ऑफ कोर्स अब उनको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ उनको, यूथ को जो है वो दी जा सके. ठीक है, अब ये टोटली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि आप हर स्कूल के बच्चे को, हर कॉलेज के बच्चे को ये करना ही पड़ेगा. ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इसमें इनरोल कर सकता है. अब पहले ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, एक यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का होती थी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी यही होता था. तो इंडिया डिफेंस एक्ट 1917 में सिमिलर एक बॉडी जो है वो ब्रिटिश ने भी बनाई हुई थी जिसको हम यूनिवर्सिटी कॉर्प्स कहते थे. एनसीसी जो है वो एक डायरेक्टर जनरल जो है वो जो एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के एक ऑफिसर होते हैं, और एनसीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो है वो डोमेन में फॉल करता है. ठीक है, तो याद रखना है आपको ये सारा फैक्ट्स. Now let us see this topic in English. National Cadet Corps. So a committee has been formed, a high-level expert committee has been formed under the chairmanship of former parliamentary member Shri Bajant Panda ji, and this committee will look for a comprehensive review of this National Cadet Corps. The terms of reference of this committee is that they will suggest measures which can empower NCC cadets so that they can contribute more effectively towards nation building as well as national development. This committee will also engage with the alumni of NCC so that they can take suggestions from them as to what kind of new measures and best practices can be adopted. It may be, of course, international also, but what practices are required to make this NCC more effective. Okay, so this NCC, it's a tri-service organization comprising of all three wings of our armed forces like Army, Navy and Air Force. The motto of this National Cadet Corps is Unity and Discipline. It was formed under the National Cadet Corps Act of 1948. Under this program,
Basic level military training and weapons training is given to the youth who have enrolled for this program. Of course, it is a voluntary organization. There is and they do not have any liability to for active military service once they complete their training in NCC. And the recruits are the cadets are recruited from high school, higher secondary school, colleges, and as well as universities. During uh, the British rule, there was a similar service known as University Corps. Okay, so it was created under the Indian Defence Act. So this National Cadet Corps is somewhat similar to that, and it is headed by the Director General, who is holding a rank of Lieutenant General in the armed forces, and NCC falls under the domain of Ministry of Defense. Okay, so now let us see the next topic, which is urban planning capacity. तो नीति आयोग जो है उन्होंने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्बन प्लानिंग को हम कैसे जो है वो कैपेसिटी को हम कैसे जो है वो बूस्ट कर सकते हैं. तो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है कि हमको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि हेल्दी सिटी फॉर ऑल. ओके, तो सारी सिटी जो है उसको एस्पायर करना चाहिए कि वो एक हेल्दी सिटी बन जाए 2030 तक. उसके लिए उन्होंने जो है बोला है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च करी जानी चाहिए, जिसका नाम होगा 500 हेल्थी सिटीज़ प्रोग्राम. 5 साल के लिए ये स्कीम चलेगी. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ऐसे सिटीज़ और टाउन्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे. अब सिलेक्ट कौन करेगा? स्टेट्स और लोकल बॉडीज़, वो देमसेल्फ सिलेक्ट करेंगे इसको. ठीक है, नॉमिनेट करेंगे, जहाँ जो कि हेल्दी सिटीज़ बनाएंगे हम. ठीक है, इन 500 सिटीज़ को हम 5 साल के अंदर हेल्दी सिटीज़ बनाएंगे. फिर एक एपेक्स लेवल कमेटी होनी चाहिए स्टेट लेवल पर, जो कि रेगुलर रिव्यू करती रहे लेजिस्लेशंस का जो कि अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो हर स्टेट के लेवल पर एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जो भी लॉ है उस स्टेट में उनको रिव्यू करती रहे बार बार. फिर एक सिटीजन आउटरीच कैंपेन भी चलाया जाना चाहिए. अब ये सारी ना रिकमेंडेशंस हैं इस नीति आयोग की रिपोर्ट की, तो ये आपको इंपॉर्टेंट कहाँ पड़ देंगी? एक तो प्रीलिम्स में भी ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मेंस में पड़ेगी इसकी. ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि सिटीजन आउटरीच कैंपेन भी चलाओ ताकि सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया जा सके अर्बन प्लानिंग के अंदर. ठीक है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट और यूटी लेवल पर काम कर रहे हैं उनको बोला है कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम चलाओ एमटेक प्लानिंग नाम से, ताकि इसके अंदर जो है लोगों को, जो यूथ है, वो सीख सके कि अर्बन प्लानिंग कैसे की जा सकती है. ठीक है, फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने को कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स नाम से, जो कि इस पूरे की पूरी अर्बन प्लानिंग सिटी जो है, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी बिल्डिंग जो है पूरे कंट्री में वो देखेगी. फिर नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स बनाने की बात की जा रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, अब होगा क्या, ये जो प्लेटफॉर्म होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें जो भी कोई प्लानर है, समझ लो जिसने ये एमटेक कर लिया है या जो भी प्लानर है अर्बन सिटी में प्लानिंग करना चाहता है, वो अपने आप को एनरोल करेगा. और जो है पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स या अर्बन प्लानर जो हैं, जो कि जैसे समझ लो कोई सिटी में चाहते हैं कि वो अर्बन प्लानिंग करवाना, तो वो उनको अप्रोच कर सकते हैं. तो एक तरह से एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने की बात की जा रही है. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English: urban planning city. So recently Niti Aayog has released this report titled Reforms in Urban Planning Capacity in India. So this report pertains to suggestions regarding how India can ramp up its capacities of urban planning. Okay, so the first suggestion is saying that we should, as all cities in India should aspire for a healthy city for all program by the year 2030. Okay, so the report is also suggesting that a central sector scheme, namely 500 healthy cities program, must be launched for a period of 5 years, under which states and local bodies can nominate their cities and towns which will be participating in this program, and within 5 years they will strive to become healthy cities. Okay, so this report is also suggesting that an apex level committee at the state level must be formed, which will review regularly the legislations which are there related to this urban planning. Okay, they have also suggested components regarding citizen outreach campaign so that they can also be accommodated within this program. An important suggestion pertains to MTech planning. So that they are saying that postgraduate degree programs must be run, like it can be called MTech planning, by central universities and technical institutions which are there in states and UTs, so that youth can be imparted training and with a degree level program
and they can become urban city planners. Okay, and a statutory body with the name of National Council of Town and Country Planners is also being planned, is also being suggested rather by this report, and a digital platform is also being envisaged so that all the urban planners, like the ones who will be getting this postgraduate degree, they can enroll themselves on this digital platform, and they can meet future potential buyers or employers, and they basically, it will serve as a medium of communication for all those who are the buyers or who are the providers of service in the field of urban city planning. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Now we'll meet on Monday now. Okay, so until then, goodbye and take care.